एक कविता है लड़के। ये कविता उन लड़कों के नाम है जो लड़के आंखों में सपने भर घर छोड़कर परदेश चले जाते हैं। वापसी का रास्ता नहीं होता उनके पास, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि उन्हें घर वापस आना चाहिए, पर वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो नहीं आ पाते। तो उस दर्द को बयान करती हुई कविता है कि लड़के जो उलझे रहे जिम्मेदारियों और सपनों के बीच, लड़के जो उलझे रहे जिम्मेदारियों और सपनों के बीच, टूटते रहे बिखरते रहे तिल तिल कर मरते रहे। लड़के जो उलझे रहे जिम्मेदारियों और सपनों के बीच, टूटते रहे बिखरते रहे तिल तिल कर मरते रहे, पर कभी रोए नहीं ये सोचकर कि वे लड़के हैं, और लड़के कभी रोते नहीं। लड़के जो पहला प्रेम खो जाने पर हंसकर जीना ना सीख सके, लड़के जो पहला प्रेम खो जाने पर हंसकर जीना ना सीख सके, जो बिछड़न के उस मोड़ से आगे ना बढ़ सके जिसने उन्हें एक पल से बरसों के अंतराल में तब्दील कर दिया। लड़के जो पहला प्रेम खो जाने पर हंसकर जीना ना सीख सके, जो बिछड़न के उस मोड़ से आगे ना बढ़ सके जिन्होंने उन्हें एक पल से बरसों के अंतराल में तब्दील कर दिया। अंतराल जो बढ़ता गया समय के साथ, अंतराल जो बढ़ता गया समय के साथ, पर नहीं बढ़ सके उनके कदम। आखिर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना इतना आसान कहाँ होता है। लड़के जिन्हें आईएएस बनना था, लड़के जिन्हें आईएएस बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, पर वे लेखक बन गए। लोग वाह वाह करते रहे उनकी लिखी कविताओं पर, कहानियों पर, गज़लों पर, नज़मों पर कि क्या बात है, दिल निकाल कर रख दिया। लड़के जिन्हें आईएएस बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, पर वे लेखक बन गए। लोग वाह वाह करते रहे उनकी लिखी कविताओं पर, कहानियों पर, गज़लों पर, नज़मों पर कि क्या बात है, दिल निकाल कर रख दिया। पर कौन जान पाया कि वो दर्द था, पर कौन जान पाया कि वो दर्द था, दर्द जिसने चूस ली उनकी जवानी, दर्द जिसने चूस ली उनकी जवानी, उनके कह कहे, उनकी बेफिक्री, उनके सपने, यहाँ तक कि उनके शरीर से लहू की आखिरी बूंद तक। और वे सपनों की परवाज़ भर लड़ते रहे आसमान की अंतिम हद तक पहुँचने के लिए। वे थक कर चूर हो गए, पर लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे, खुद को ये दिलासा देकर कि मैं हार नहीं मान सकता, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। पर बात यह है कि जाना कहाँ तक है, बात यह है कि जाना कहाँ तक है। ये कौन सी तलाश है जो कभी मुकम्मल नहीं होती, ये कौन सी तलाश है जो कभी मुकम्मल नहीं होती। ये कौन सा सफ़र है जो कभी मंजिल नहीं बनता। ये कौन से अंधेरे हैं जिनमें कभी सूरज नहीं निकलता। ये कौन सी रातें हैं जिनकी कभी सुबह नहीं होती। खुद की लड़ाई लड़ते लड़ते घर इतना पीछे क्यों छूट जाता है कि सबसे कमज़ोर पलों में सब याद आता है, मगर घर वापसी का ख्याल याद नहीं आता। घर वापसी का ख्याल याद नहीं आता। धन्यवाद। एक कविता है प्रतीक्षा। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं या हम नाराज़ होकर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वापसी की हम गुंजाइश नहीं रखते। पर ज़िंदगी में बहुत से अनुभवों से गुजर के ये लगा है कि हमें वापसी की प्रतीक्षा मन में बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई आ सकता है। एक गुंजाइश बनी रहनी चाहिए कि किसी की वापसी हो सके। तो एक कविता है प्रतीक्षा। मन में इतनी प्रतीक्षा हमेशा बचा कर रखो, मन में इतनी प्रतीक्षा हमेशा बचा कर रखो कि जहाँ कभी भी लौट कर आया जा सके। ये आने वाला तुम्हारा कोई ख्वाब हो सकता है, ये आने वाला तुम्हारा कोई ख्वाब हो सकता है जिसे तुमने बरसों पहले पीछे छोड़ दिया। हालातों से हार कर मगर मन की खिड़की पर उसकी थाप हर रात तुम्हें सोने नहीं देती। ये आने वाला तुम्हारा कोई अपना हो सकता है, ये आने वाला तुम्हारा कोई अपना हो सकता है जिससे 2 पल की नाराज़गी ने तुम्हारे रास्ते अलग कर दिए। मगर आज भी तुम्हारे गालों पर आंसुओं की सूखी 2 रेखाएं गवाह हैं कि तुम आज भी उससे बेहद प्रेम करते हो।
ये आने वाला हो सकता है वक्त का कोई ठहरा हिस्सा, ये आने वाला हो सकता है वक्त का कोई ठहरा हिस्सा, जो जकड़ा है आज भी तुम्हारी खुली हथेलियों की अदृश्य बंद मुट्ठियों में, जिस पर उम्र की चांदी बिखर गई, सिर्फ इसी उम्मीद में कि तुम उसे होठों से चूमकर बिना किसी शिकायत के आज़ाद कर दो। प्रतीक्षा हमेशा पीड़ा नहीं देती, प्रतीक्षा हमेशा पीड़ा नहीं देती, हमेशा नकारात्मकता नहीं देती। प्रतीक्षा मन की सीलन के लिए मुट्ठी भर धूप जैसी होती है। प्रतीक्षा हमेशा पीड़ा नहीं देती, हमेशा नकारात्मकता नहीं देती। प्रतीक्षा मन की सीलन के लिए मुट्ठी भर धूप जैसी होती है, जो हमें उम्मीद देती रहती है कि हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है। एक और है घर। जब मुझे 13 साल हो गए सर्विस में। क्या होता है, जब नौकरी लगती है हम घर से बाहर जाते हैं तो पहले तो वही होता है कि वीकेंड जा रहे हैं, छुट्टी में जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो सिलसिला कम होने लगता है। माँ बाप उतना ही बुलाते हैं, वो इंतज़ार उतना ही करते हैं, पर हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हो रहे हैं और ये तो खाली हैं। कभी कभी ये ख्याल आ जाता है कि हमें लगता है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि हम पे कितना प्रेशर है। पर बात यह है कि जब माँ बाप नहीं रहते तब उस घर की वैल्यू पता लगती है, उस बुलावे की वैल्यू पता लगती है। तो घर तभी तक बुलाता है जब तक माँ ओसारे में प्रतीक्षा लिए बैठी रहती है। घर तभी तक बुलाता है जब तक माँ ओसारे में प्रतीक्षा लिए बैठी रहती है, और पिता ड्योढ़ी पर अपने मौन में हमारे लौटने की खुशी का शोर समेटे होते हैं। घर तभी तक बुलाता है जब तक माँ ओसारे में प्रतीक्षा लिए बैठी रहती है, और पिता ड्योढ़ी पर अपने मौन में हमारे आने की खुशी का शोर समेटे होते हैं। मगर हम काम के बोझ तले दबकर भूल जाते हैं घर की राह, और पहुंचने से पहले वापसी के बहाने खोज लेते हैं। मतलब आके बैग में बाद में रखते हैं, पहले ये बताते हैं कि फला जाना है हमें, बस 2 ही दिन की छुट्टी है। माँ को समझाना ही तो मुश्किल होता है। माँ अक्सर जिद कर जाती हैं, नहीं समझती हैं। माँ को समझाना ही तो मुश्किल होता है। पिता के मौन को तो हमेशा ही हमने स्वीकृत ही समझा। जवानी के उठान पर जिस रोज़ पहले पहल घर छोड़ा था, तो कहाँ देखी थी पिता की उदास आँखें। बस माँ को हरकारा बनाकर सुना दिया निर्णय, और एहसास करा दिया अपने बड़े होने का। कितने लड़के हैं जो जाने से पहले पिता से बात करते होंगे कि हमें जाना है, अक्सर माँ से ही बात पहुँचाते हैं। पलट कर नहीं देखा पिता की आंखों में कि उनके मौन की व्यथा दब गई हमारी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले। पलट कर नहीं देखा पिता की आंखों में कि उनके मौन की व्यथा दब गई हमारी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले। एहसास तो तब होता है घर की अहमियत का, जब वो सारे में माँ नहीं मिलती और ड्योढ़ी पर पिता नहीं मिलते। एहसास तो तब होता है घर की अहमियत का, जब वो सारे में माँ नहीं होती और ड्योढ़ी पर पिता नहीं मिलते। होली दिवाली हमारे बगैर सूनी नहीं होती, आंगन हमें याद नहीं करता, गलियाँ और चौबारे हमारी राह नहीं तकते। सिर्फ माएँ ही कहती हैं कि घर त्यौहार पे सूना लग रहा है, बाकी सब कंटिन्यू हो जाता है बाद में। तो होली दिवाली हमारे बगैर सूनी नहीं होती, आंगन हमें याद नहीं करता, गलियाँ और चौबारे हमारी राह नहीं तकते। तब उस दिन भरी भीड़ में हमारे ही दिल की वीरानी हमें सांस नहीं लेने देती। माता पिता के बाद घर हमारी राह नहीं देखता, बस हमारे बिना जीना सीख लेता है, हमारे बिना जीना सीख लेता है। अब एक लास्ट प्रेम पे, बहुत बोझिल हो रहा सब कुछ। यस शाश्वत, थोड़ा माहौल भी हल्का हो जाता है। प्रेम लिखा गया, प्रेम लिखा गया, बहुत लिखा गया। प्रेम लिखा गया, बहुत लिखा गया, पर फिर भी सहेजा नहीं जा सका। प्रेम लिखा गया, बहुत लिखा गया, फिर भी सहेजा नहीं जा सका। कभी फाड़ के फेंक दिए गए पन्ने, तो कभी जला दिए गए सारे खत। कभी फाड़ के फेंक दिए गए पन्ने, तो कभी जला दिए गए सारे खत। बंद अलमारियों में कैद प्रेम ग्रंथों को दीमक ने भीतर ही भीतर चाट लिया, और प्रेम कहानियों की किताबें बेच दी गई रद्दी में किलो के भाव से।
प्रेम तो सहेजा गया संसार के उस पहले प्रेमी के साहस भरे कदम से, जिसने समाज के सामने निर्भय हो थाम लिया अपनी प्रेमिका का हाथ। प्रेम तो सहेजा गया संसार के उस पहले प्रेमी के साहस भरे कदम से, जिसने समाज के सामने निर्भय हो थाम लिया अपनी प्रेमिका का हाथ, और प्रेमिका सहज भाव से चल दी बिना कुछ सोचे समझे। आखिर उसे भी तो प्रेम की सप्तपदी का मान रखना था। किसी माँ ने अपने खोए प्रेम की तरलता बेटी की आंखों में देख उसे दे दी प्रेम की सौगात। किसी माँ ने अपने खोए प्रेम की तरलता बेटी की आंखों में देख उसे दे दी सौगात प्रेम की। और किसी पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रख हौसला दे दिया समाज से लड़ जाने का। प्रेम बचाने के लिए इतना सहारा पर्याप्त था। प्रेम हस्तांतरित होता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रेम हस्तांतरित होता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी खोने की कसक बनकर तो कभी प्राप्ति की संतुष्टि बनकर। पति बने प्रेमियों ने निर्विकार हो स्वीकार ली उदास पत्नियाँ। पति बने प्रेमियों ने निर्विकार हो स्वीकार ली उदास पत्नियाँ, जो किसी की प्रेमिकाएं थीं। और प्रेमिकाओं ने अतीत भुला अंतिम सांस तक गठबंधन कर लिया घर की मर्यादा से। पति बने प्रेमियों ने निर्विकार हो स्वीकार ली उदास पत्नियाँ, जो किसी की प्रेमिकाएं थीं। और प्रेमिकाओं ने अतीत भुला अंतिम सांस तक गठबंधन कर लिया घर की मर्यादा से। आंगन की मिट्टी में एक बार फिर प्रेम का बीज पड़ चुका था। बहुत धन्यवाद।